हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 7th NCERT एन एलियन हैंड का चैप्टर 2 ब्रिंगिंग अप कारी. So before we start, there is a short summary of the first part. Kari, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. Kari, जो कि एक 5 मंथ का ओल्ड यानी कि 5 मंथ ओल्ड यानी कि 5 मंथ की उम्र का एलिफेंट है, बेबी एलिफेंट. वो रहता है और बड़ा होता है अपने फ्रेंड और कीपर के साथ, जो कि 9 ईयर्स ओल्ड है. नाउ कारी डज नॉट ईट मच, जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम्स ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे. कारी की एक दिन की डाइट है कि उसे एक दिन में 16 किलोग्राम्स ट्विग्स चाहिए होते हैं. ट्विग्स होती हैं सॉफ्ट ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. नाउ प्लेफुल एंड सेंसिटिव, कारी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग. कारी जो है प्लेफुल है, हंसता खेलता रहता है. सेंसिटिव, ही थिंक्स इनफ अबाउट अदर्स, औरों के बारे में सोचता भी है, फीलिंग्स भी हैं उसके अंदर. वो बचाता है जीवन किसका? एक लड़के का जो कि डूब रहा होता है. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. कारी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड व्हेन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ. ये स्टोरी जो है वो नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जा रही है. नरेटर कहता है कि कारी जो कि एलिफेंट है, वो 5 महीने का था जब उसको मुझे दिया गया था टू टेक केयर ऑफ, देखभाल करने के लिए. यानी कि मैं उसकी देखभाल करता हूँ कब से? जब से कारी जो है वो 5 महीने का था. आई वॉज 9 years ओल्ड एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटो. मैं उस समय 9 साल का था और मैं सिर्फ उसकी पीठ तक पहुंच पाता था. कब? जब मैं अपने पंजों के बल खड़े होता था. टिपटो यानी कि पंजों के बल, टिप ऑफ द टोज. नाउ ही सीम्स टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years. और मुझे ऐसा लगा कि 2 साल तक उसकी लगभग वही हाइट रही. वी ग्रीव टुगेदर, हम साथ साथ बड़े हुए. दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज. हम साथ साथ बड़े हुए, शायद इसीलिए मैं ये नहीं कभी पता कर पाया कि वो मुझसे कितना ज़्यादा लंबा था, यानी कि उसकी हाइट मुझसे कितनी ज़्यादा थी. मैं ये जान नहीं पाया. ही लिव्ड इन अ पवेलियन, वो एक पवेलियन पे रहता था. पवेलियन होती है एक ऐसी जगह जो अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊंचा उठाकर बनाई जाती है. अंडर अ थैच्ड रूफ, थैच्ड रूफ यानी कि एक ऐसी छत जिसको घास फूस से ढका जाता है. विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन when Kari bumped against the poles as he moved about. और ये जो रूफ थी ये थिक ट्री स्टम्प्स पर टिकी हुई थी. और ये थिक ट्री स्टम्प्स क्यों लगे हुए थे? ये इसलिए लगे हुए थे ताकि वो छत जो है वो गिर ना जाए जब कारी जो है वो अपने प्लेस पर जहाँ पर भी वो बंधा होता था वो वहाँ पर घूमता था और ज़ोर ज़ोर से उन पोल्स को, यानी कि वो जो थिक स्टम्प्स थे उन पर टकराता होगा अपनी बॉडी को, तो वो छत गिर ना जाए. इसलिए मजबूत जो थे स्टम्प्स, ट्री स्टम्प्स यानी कि मजबूत लकड़ी के बहुत बड़े बड़े टुकड़े वहाँ पर लगाए गए थे, जिसको हम खम्बे या बल्ली भी कहते हैं. नाउ वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कारी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. पहली चीज़ जो कारी ने करी अपने जीवन में कि उसने एक लड़के का जीवन बचाया. कारी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विद. कारी बहुत ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, वो ज़्यादा खाए या ना खाए, मगर उसको हर दिन का 40 pounds ऑफ ट्विग्स चाहिए होता था, जिसको वो चबाता था और उनके साथ खेलता था. एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. हर दिन मैं उसे नदी पर ले जाया करता था सुबह में उसको नहलाने के लिए. ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर. वो उस रेतीले किनारे पर लेट जाया करता था नदी के, जब मैं क्या करता था, क्लीन सैंड यानी कि साफ रेत जो था नदी का, उसको मैं उसकी बैक पर रब किया करता था. उतनी देर वो बिल्कुल लेट जाया करता था. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. और उसके बाद वंस आई रब्ड हिम, उसके बाद वो क्या करता था, लंबे समय तक पानी में लेटा रहता था. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी. और जब वो पानी से बाहर आता था लंबे समय बाद, उसकी स्किन इबोनी, इबोनी इज़ अ काइंड ऑफ वुड, उसकी तरह चमका करती थी. एंड ही वुड स्क्वील, और वो क्या किया करता है, स्क्वील, स्क्वील यानी कि होता है हाथी जो है ट्रम्पेट करता है, उसी को स्क्वील कह रहे हैं, चिंघाड़ता था. विद प्लेजर, खुशी से. एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक,
जब मैं उसके बाहर आने के बाद उसकी पीठ से पानी को नीचे की तरफ रब किया करता था। Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant. और फिर मैं उसको उसका कान पकड़कर आगे की तरफ ले जाया करता था। हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ये एक आसान तरीका है क्योंकि उसके हैंड्स तो होते नहीं कि उसका हाथ पकड़ के ले जाया जाए। तो उसका कान पकड़ के जो नरेटर है वो कहता है मैं उसको ले जाया करता था क्योंकि यही सबसे आसान तरीका है एक एलिफेंट को कहीं भी ले जाने का। आप जैसे उसका कान पकड़ के जिस दिशा को जाएंगे वो आपके साथ साथ आपको फॉलो करेगा। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम ल्यूशियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर। और मैं उसको एज यानी कि किनारा, जंगल के किनारे पे छोड़ दिया करता था, और जबकि मैं खुद जंगल में चला जाया करता था उसके लिए ल्यूशियस यानी कि डिलीशियस ट्विग्स लेने के लिए, जो कि उसके डिनर के काम आती। One has to say have a very sharp hatchet to cut down these twigs. कोई भी व्यक्ति जो इन ट्विग्स को कट करने जाता था उसके पास बहुत ही शार्प हैचेट यानी कि एक्स यानी कि कुल्हाड़ी होनी चाहिए। It takes half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is mutilated an elephant will not touch it. किसी भी जो कुल्हाड़ी थी जिससे आप ट्विग्स कटने के लिए कट करने के लिए इस्तेमाल करते, उसको आधा घंटा लगता था शार्प करने के लिए, यानी कि पहले उसको शार्प किया जाता था क्योंकि यदि कोई ट्विग म्यूटिलेटेड यानी कि डिसफिगर्ड यानी कि टूट फूट जाए, उसका शेप खराब हो जाए, तो एलिफेंट उसको टच भी नहीं करता। इट वॉज नॉट ईजी टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर कारी। ये बहुत आसान नहीं था कि कारी के लिए आसानी से ट्विग्स और सैपलिंग्स यानी कि छोटे पौधे, ट्विग्स यानी कि सॉफ्ट ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, उसके लिए ये ढूंढना आसान नहीं था। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। मुझे हर तरीके के पेड़ों में चढ़ना पड़ता था ताकि मैं मोस्ट डेलिकेट यानी कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, डेलिकेट यानी कि सॉफ्ट, और टेंडर अगेन डेलिकेट एंड सॉफ्ट दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, वो ढूंढने के लिए मुझे हर तरीके के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांचेज ऑफ द बनियन ट्री which grows like a cathedral of leaves and branches। जैसे कि वो जो कारी था वो बहुत ज़्यादा शौकीन था बनियन ट्री की यंग ब्रांचेस यानी कि सॉफ्ट ब्रांचेस को खाने का, जो कि कैसे उगती थी, कैथेड्रल ऑफ लीव्स यानी कि एक झुंड में उगती थी, अम्ब्रेला टर्म में उगती थी ब्रांचेस में। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च, और ऐसे ही कुछ बनियन ट्री को मैं कलेक्ट कर रहा था। गैदरिंग यानी कि कलेक्ट करना। एक स्प्रिंग डे यानी कि स्प्रिंग सीजन जब मार्च होता है उस समय की बात है। व्हेन आई सडनली हर्ड कारी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, जब मैंने अचानक सुना कि कारी मुझे आवाज़ दे के बुला रहा है, मतलब कारी के ट्रम्पेट की आवाज़ उसने सुनी। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, जैसे कि वो बहुत अभी छोटा था, द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट। उसकी वो जो स्क्वील या फिर उसका वो जो ट्रम्पेट था वो बिल्कुल एक बेबी के जैसे था बजाय कि एक एलिफेंट के चिंघाड़ने के। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, मुझे लगा कि कोई उसे हर्ट कर रहा है। So I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him। इसीलिए मैं अपने पेड़ से नीचे आया और उस दिशा में बहुत तेज़ी से भागा उस किनारे पर जंगल के जहाँ मैंने उसे छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर, मैंने सब जगह देखा, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ पाया, यानी कि वो मुझे नहीं नज़र आया। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, और फिर मैं पानी के किनारे पर गया। एंड आई सॉ, और फिर मैंने देखा, अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, कि कोई काली सी चीज़ जो है पानी की सतह पर नज़र आ रही थी मुझे, और ऐसा लग रहा था जैसे वो स्ट्रगल कर रही है, वो क्या कर रही है, संघर्ष कर रही है बाहर आने के लिए। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और फिर वो जो काली सी चीज़ थी जो पानी की सतह पर मुझे संघर्ष करती हुई नजर आई, वो थोड़ी सी ऊपर उठी और फिर मुझे नजर आया कि वो तो मेरे हाथी की सूंड है। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग, मुझे लगा कि वो डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच बिगर देन आई। मैं हेल्पलेस था, असहाय था, मैंने महसूस किया। क्यों? क्योंकि मैं पानी में जंप नहीं कर सकता था। उस 400 pound यानी कि 400 pounds का वेट है कारी का, उसको बचाने के लिए, और वैसे भी वो मुझसे बहुत ज़्यादा ऊंचा था। But I saw his back rose above the water, and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to the shore। लेकिन मैंने देखा फिर कि उसकी बैक भी ऊपर आ गई पानी से, उसकी पीठ भी ऊपर आ गई, और जैसे ही उसने caught my eye मतलब जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, he began to trumpet, उसने चिंघाड़ना शुरू कर दिया, and struggle up to the shore, और स्ट्रगल करने लगा शोर यानी कि किनारे की तरफ आने के लिए।
देन स्टिल ट्रम्पेटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, और फिर ट्रम्पेट करते हुए ही यानी कि चिंघाड़ते हुए ही उसने मुझे धक्का दे दिया पानी में। एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और जैसे ही मैं उस नदी की धारा में गिरा, आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, मैंने देखा एक लड़के को सीधा लेटे हुए नदी के बॉटम यानी कि तल में। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज समवट अफ्लोट, वो पूरी तरह बॉटम पर पड़ा हुआ नहीं था, नदी की सतह पर पड़ा हुआ नहीं था, नदी के तल में पड़ा हुआ नहीं था, बल्कि थोड़ा सा ऊपर तैर रहा था। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ, मैं पानी की सतह पर आया यानी कि थोड़ा सा पानी के ऊपर मैंने अपना मुंह निकाला ताकि मैं सांस ले सकूं। एंड देयर कारी वॉज स्टैंडिंग, और कारी वहाँ पर खड़ा हुआ मैंने देखा। हिज फीट प्लांटेड इन द sand bank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine, उसके जो पैर थे वो रेतीले किनारे पे उसने बिल्कुल जमा रखे थे, प्लांटेड मतलब जमा हो रखे थे, मतलब फर्मली, ही वॉज स्टैंडिंग फर्मली देयर, और उसकी जो ट्रंक थी वो स्ट्रेच आउट यानी कि एक हाथ की तरह बढ़ी हुई थी, आगे की तरह उसने बढ़ा रखी थी, जैसे कि अपना हाथ बढ़ाया हुआ हो और वो मेरे लिए इंतज़ार कर रहा हो। आई डाइव्ड डाउन अगेन, मैंने दोबारा से पानी में डाइव गोता लगाया। एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सरफेस, और मैंने उस डूबते हुए लड़के की बॉडी को सरफेस पर खींच लिया। बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, क्योंकि सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ द टंग, मगर एक अच्छा स्विमर नहीं होने के नाते, मतलब मैं एक अच्छा तैराक नहीं था, इस कारण आई कुड नॉट स्विम अशोर, मैं पानी के किनारे तक तैर के नहीं आ सका। एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और वो जो धीमी धीमी नदी की बहती हुई धारा थी वो मुझे ड्रैग कर रही थी, पुल कर रही थी नीचे की तरफ। Seeing us drift by the current, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. और जब उसने हमें देखा कि हम नदी के बहाव के साथ बह रहे हैं, कारी जो कि यूजुअली यानी कि जनरली स्लो है, और पॉन्डरस मतलब होता थॉटफुल, जो अपने चिंतन करने में, विचार करने में खोया रहता है, यूजुअली बड़ा स्लो था और पॉन्डरस था। अचानक से उसने वो झपटा यानी कि उसने तेज़ी से आगे बढ़ा, जैसे कि एक चील आगे की तरफ झपटती है, हॉक यानी कि चील। तो उसने क्या किया, वो पानी में आधे रास्ते तक आ गया, मतलब जहाँ पर पानी होगा आधा पानी और आधी रेत, वहाँ तक आ गया। और वहाँ पर मैंने उसको देखा, फिर से उसने अपनी जो ट्रंक थी वो एक हाथ की तरफ मुझे पकड़ाने के लिए आगे बढ़ा दी। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड, मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया उसकी उस ट्रंक को कैच करने के लिए, मगर वो स्लिप हो गया, फिसल गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मैंने पाया अपने आप को कि मैं तो फिर से पानी के अंदर जा रहा हूँ। बट लेकिन this time I found that the river was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. तो इस बार जब पानी मैंने पाया कि बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, तो मैं नदी के बिल्कुल बॉटम में गया, यानी कि नदी के बिल्कुल तल में चला गया, और मैंने अपने पैरों को मोड़ा घुटनों से, और फिर मैंने किक किया रिवर के बेड को, यानी कि वही नदी के तल को, बॉटम ऑफ द रिवर, मैंने उसको ज़ोर से किक किया, यानी कि ज़ोर से पुश किया, और ऊपर की तरफ अपने आप को शूट कर दिया, जैसे कि एक एरो। आपने देखा होगा कि जब हम एक एरो को एक बो से शूट करते हैं तो पहले हम उसे पीछे की तरफ खींचते हैं, और फिर तेज़ी से उसकी स्पीड आगे की तरफ, जितना तेज़ हम उसे पीछे खींचते हैं उतनी ही तेज़ी से एरो आगे जाता है। तो ऐसा ही इसने भी किया, इसने अपने जो पैर थे, नरेटर ने उनको डबल किया, यानी कि अपने घुटनों को मोड़ा और रिवर बेड को ज़ोर से किक किया और अपने आप को एरो की तरह ऊपर की तरफ शूट कर दिया। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद कि मैं अभी भी उस डूबते हुए लड़के का हाथ अपने हाथों से पकड़ा हुआ हूँ। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, और जैसे ही मेरा शरीर पानी के ऊपर आया, आई फेल्ट ए लेसो अराउंड माई नेक। लेसो होता है फंदा, जो कि रस्सी का बना हुआ होता है, जिसके किनारे पे गोला सा बना हुआ होता है जिसमें कोई चीज़ फंस जाती है, नूज़ अगर हम कहें उसे। तो मैंने वो महसूस किया। दिस फ्राइटेंड मी, और इस बात ने मुझे डरा दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, मुझे लगा कि कोई वाटर एनिमल है जो अब मुझे निगलने वाला है। आई हर्ड कारी स्क्वीलिंग, मैंने सुना कारी को स्क्वील करते हुए। एंड आई न्यू, और मैं जान गया, इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, कि ये उसकी सूंड है जो मेरे गर्दन के चारों ओर है। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, उसने मुझे और उस लड़के दोनों को ही नदी के किनारे खींच लिया। नाउ दूसरा इंसिडेंट बताता है नरेटर। कारी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानास, कारी जो है वो पके हुए बनाना खाने का बड़ा शौकीन हो जाता है। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, वो सोचता है मैं अपना काम खुद ही कर लूँ,
अपने जो नरेटर को यानी कि जो अपना कीपर या फ्रेंड उसको परेशान ना करूं। विद क्वाइट डिग्निटी कारी एक्सेप्ट द चाइडिंग ही नोज ही डिजर्व्स। कारी जो है बिल्कुल डिग्निटी के साथ जो भी उसको डांट पड़ती है उसको एक्सेप्ट करता है, या जो भी उसको पनिशमेंट दी जाती है, क्योंकि वो जानता है कि मैंने जो भी किया है, यानी कि जब अच्छा काम किया होता है तो उस समय उसको शाबाशी मिलती है, और जब कोई गलत काम होता है तो डांट मिलती है, तो वो उसको बिल्कुल डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो क्या डिजर्व करता है इस समय। नाउ कारी वॉज लाइक अ बेबी। कारी जो है वो एक बेबी के जैसा ही था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड। उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जैसे कि बच्चों को देती है कि यह सही है, यह गलत है, जैसे आपके मम्मा आप लोगों को सिखाती हैं दीज आर गुड मैनर्स, दीज आर बैड मैनर्स, ऐसे ही उसको भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि अच्छा करे। एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर। और यदि आप उसे नहीं बताते कि जब भी वो शैतानी करता है, कुछ उसने शैतानी भरा काम कर किया हो कि भाई आपने शैतानी कर दी, ये नहीं करना है, तो वो क्या करेगा, अगली बार वो और ज़्यादा मिसचीफ यानी कि और ज़्यादा नॉटी और ज़्यादा शैतानी करेगा। फॉर इंस्टेंस, अगर एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ, वन डे एक दिन somebody gave him some bananas to eat। किसी ने उसको कुछ बनानास दे दिए खाने के लिए। Very soon he developed a great love for ripe bananas। जल्दी ही कारी जो है वो बहुत ज़्यादा शौकीन हो गया पके हुए बनानास खाने का, ठीक है, टेस्ट आ गया उसको बहुत। We used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room। अब हमारी आदत थी कि हम क्या करते थे, बड़ी सी प्लेट जो होती थी उसमें फ्रूट रखा करते थे डाइनिंग टेबल में, जो कि डाइनिंग टेबल जो थी वो विंडो के पास में थी डाइनिंग रूम में। वन डे ऑल द बनानास ऑन द टेबल डिसअपियर्ड। एक दिन सारे बनानास गायब हो गए। एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस। और मेरे जो परिवार था उन्होंने घर के नौकरों पर ये दोष लगाया, ये आरोप लगाया कि उन्होंने सारे फ्रूट खा लिए घर के। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन। कुछ दिन बाद फिर से फल गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी। इस बार ये आरोप मुझ पर लगाया गया। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट। और मैं ये जानता था कि ये मैंने नहीं किया है। It made me very angry with my parents and the servants for I was sure they had taken all the fruit। और इस बात ने मुझे बहुत ही गुस्सा कर दिया, अपने पेरेंट्स से मैं बहुत गुस्सा हो गया, साथ ही साथ उन सर्वेंट से भी, क्योंकि मैं ये श्योर था कि मैंने तो नहीं खाए, इसका मतलब सर्वेंट्स ने खाए होंगे। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड। और अगली बार जब फ्रूट डिसअपियर्ड हुए, आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कारीज पवेलियन। मैंने पाया एक पूरी तरीके से स्मैश यानी कि कुचला हुआ बनाना कारी के पवेलियन में। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच। इस बात ने मुझे बहुत सरप्राइज किया। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर। क्योंकि मैंने वहाँ पर कभी भी फ्रूट नहीं देखे थे। एंड एज यू नो, और जैसे कि तुम जानते हो, ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स। वो तो अभी तक हमेशा से ट्विग्स ही खाता था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम वॉन्डरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल और नॉट। और अगले दिन मैं जब डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, ये सोच रहा था कि क्या मैं कुछ फल ले लूँ टेबल से विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन। अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना कुछ फल ले लूँ या नहीं लूँ, ये सोचते हुए अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नेक सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनाना। एक लंबी सी काली सी चीज़ आई, बिल्कुल लगभग वेरी मच लाइक अ स्नेक, मतलब बहुत ज़्यादा स्नेक से मिलती जुलती थी। वो अचानक से विंडो से आई और सारे बनानास के साथ वो काली सी चीज़ गायब हो गई। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि मैंने कभी भी सांपों को बनाना खाते हुए नहीं देखा था। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट। और मैंने सोचा ज़रूर ये कोई बड़ा टेरिबल यानी कि बड़ा भयानक सांप होगा जो चुपके से घुस आता है और फल ले जाता है। आई क्रैप्ड आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रन आउट ऑफ द हाउस। मैं क्रैप्ट यानी कि क्रॉल करके कमरे से बाहर निकला रेंगते हुए, और अपने दिल में बहुत सारा डर लिए हुए मैं घर से बाहर भाग गया। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस। और ये श्योर करते हुए मैं अपने दिल में ये श्योर कर रहा था उस समय डर के मारे कि जो स्नेक है वो वापस आएगा घर में, सारे फ्रूट खाएगा और हम सबको मार डालेगा। एज आई वेंट आउट, और जैसे ही मैं घर से बाहर गया, आई सॉ कारीज बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन। मैंने कारी की बैक को डिसअपियर होते हुए देखा पवेलियन की डायरेक्शन में, यानी कि कारी की पीठ मुझे नजर आई जो कि पवेलियन की तरफ बढ़ रही थी। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप। और मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मुझे उसकी कंपनी चाहिए थी उस समय, मुझे थोड़ा सा चीयर अप करने के लिए। आई रैन आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे पीछे दौड़ा इन टू द पवेलियन में, एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास। और मैंने उसको पाया वहाँ बनाना खाते हुए।
आई स्टूड स्टिल इन अस्टोनिशमेंट, मैं खड़ा रह गया, स्टिल मतलब बिना हिले डुले, अस्टोनिशमेंट यानी कि आश्चर्य में, सरप्राइज में। द बनानाज वर लाइंग स्ट्यून ऑल अराउंड हिम, उसके चारों ओर बनाना बिखरे हुए थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक, वो अपनी सूंड बढ़ाता, एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, और अपने जो बिखरे हुए थे उनको एक एक करके दूर दूर बिखरे हुए थे अपनी सूंड बढ़ा बढ़ा कर उनको खाता। दिस इंस्टेंट, ये द इंस्टेंट, दैट इंस्टेंट यानी कि वही क्षण जब वो अपनी सूंड बढ़ाता दूर पड़े हुए बनाना को उठाने के लिए, उस क्षण उस मोमेंट में ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक, जो उसकी सूंड थी वो एक काले सांप के जैसे दिखती थी। एंड आई रियलाइज्ड दैट कारी वॉज द थीफ, और मेरे को पता चल गया अब कि कारी जो है वही चोर था। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, मैंने उसका कान खींचा, एंड जॉयसली शोड माई पेरेंट्स, और खुश होते हुए, जॉयसली मानेंगे विद फुल ऑफ जॉय, दिखाया अपने पेरेंट्स को कि दैट इट वॉज कारी, कि ये कारी था, नॉट आई, मैं नहीं, दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट दीज मैनी वीक्स, कि मैं नहीं खा रहा था इतने महीनों से, ये तो कारी था जो सारे फल इतने हफ्तों से खा रहा था। देन आई स्कोल्डेड हिम, और फिर मैंने उसे डांटा, फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टूड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन। अब क्या हुआ, मैंने उसको डांटा, और क्यों इसलिए डांटा क्योंकि जो एलिफेंट्स हैं वो शब्द समझ जाते हैं जब उनको डांटा जाता है, जैसे कि बच्चे समझते हैं। एंड आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी विप्ड, नेक्स्ट टाइम अगर मैंने आपको देखा बनाना चुराते हुए तो तुम्हें विप यानी कि कोड़े से मारा जाएगा। ही न्यू, वो जान गया, दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम इवन द सर्वेंट्स, वो जान गया कि हम सब उससे गुस्सा हैं, यहाँ तक कि घर के सर्वेंट्स भी। His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. उसका जो स्वाभिमान था वो इतना ज़्यादा हर्ट हुआ उस दिन कि उसके बाद उसने कभी भी डाइनिंग रूम से कोई भी दूसरी चीज़ नहीं चुराई। एंड फ्रॉम देन ऑन, और फिर उस दिन से, इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट, यदि कोई उसको कोई फल देता था, ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ टू थैंक देम, वो हमेशा स्क्वील किया करता था जैसे कि वो उनको धन्यवाद देना चाहता हो। An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. एक हाथी हमेशा तैयार रहता है willingly, ये अपनी जो पनिशमेंट होती है उसको स्वीकार करता है कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसको पनिश किया जाए, मगर यदि आप उसको बिना किसी रीज़न के पनिश करेंगे तो वो उसको बात को याद रखता है और फिर वो अपने तरीके से आपका नुकसान यानी कि आपकी बातों का जवाब देगा जो भी आपने उसके साथ बुरा किया उसका। कारी इज़ अ फास्ट लर्नर, कारी बहुत जल्दी सीखने वाला एलिफेंट था। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज टॉट, वो उन सारे सिग्नल्स और साउंड्स को सीख जाता है जो भी उसको सिखाई गई। देयर इज़ वन लेसन दो दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न, कारी इज़ नो एक्सेप्शन, लेकिन एक ऐसा लेसन है जो कोई भी एलिफेंट जो है वो 5 सालों में सीखता है, और कारी यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं था, मतलब कारी ने भी उसको 5 साल ही लगाया सीखने में। An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow. एक एलिफेंट को ज़रूर ये बताना चाहिए कि कब उसे बैठना है, कब उसे चलना है, कब उसे तेज चलना है और कब उसे धीरे चलना है। You teach him these things as you teach a child. आप उन्हें ये चीज़ें ऐसे ही सिखाते हैं जैसे कि आप किसी बच्चे को सिखाते हैं। If you say धत and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down. यदि आप कहेंगे धत और उसको उसके कान को खींचेंगे तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली यानी कि स्लोली सीख जाएगा नीचे बैठना। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, सिमिलरली अगर आप कहेंगे माली और आप उसके ट्रंक को आगे की तरफ खींचेंगे सूंड को, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक, स्लोली यानी कि ग्रेजुअली वो सीख जाएगा कि एक सिग्नल है उसके लिए कि उसे चलना है। कारी लर्न माली आफ्टर 3 lessons, कारी ने 3 बार सिखाने के बाद माली सीख लिया। बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धत, लेकिन उसने 3 हफ्ते लगाए धत सीखने में। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वो बैठने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, और क्या आप जानते हैं कि क्यों एक एलिफेंट को सिखाया जाना चाहिए कि उसे बैठना है? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, क्यों? क्योंकि वो लंबा और लंबा हो जाएगा यू तुमसे जो कि उसकी देखभाल कर रहे हो। सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years ओल्ड, ताकि जब वो 2 और 3 साल का हो जाए, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लेडर, और मतलब उसको बिठाना इसलिए सिखाना है क्योंकि आप उसकी पीठ में 2 या 3 साल का जब हाथी हो जाएगा तभी पहुंच पाओगे जब आपके पास एक सीढ़ी हो। इट इज़ देयर फॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाई सेइंग धत सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक,
for who would want to carry a ladder around all the time. ये इसी कारण था कि इससे बेहतर होगा कि उसे बैठना सिखा दिया जाए धत कह के, क्योंकि जब भी आप उसकी छत पर पीठ पर चढ़ना चाहते हो तो कौन ले जाना चाहेगा कि वो अपने साथ हर समय एक सीढ़ी लेकर घूमे हाथी की पीठ में बैठने के लिए। तो बेटर है कि आप उसको धत की कमांड सिखाइए और इससे वो नीचे बैठ जाएगा और आप आसानी से उसकी बैक पर राइड कर पाएंगे। नाउ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। एक एलिफेंट को सबसे मुश्किल चीज़ सिखानी क्या है, वो है एक मास्टर कॉल। मास्टर कॉल क्या है? ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। कोई भी हाथी जनरली 5 साल लेता है एक मास्टर कॉल को प्रॉपरली सीखने के लिए। The master call is a strange hissing howling sound, as if a snake and a tiger were fighting each other, and you have to make that kind of noise in his ear. मास्टर कॉल क्या होती है? मास्टर कॉल है एक स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड है, जैसे कि एक स्नेक यानी कि एक सांप और एक टाइगर आपस में लड़ रहे हों, और आपको इस तरीके का नॉइज़ जो होता है वो हाथी के कान में करना पड़ता है। एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल? और क्या आप जानते हैं कि आप एक हाथी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं जब आप उसको मास्टर कॉल देंगे? और हियर इज़ द आंसर। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। यदि आप किसी जंगल में खो जाएं और आपको बाहर जाने का कोई रास्ता ना मिले और हर तरफ हर चीज़ काली हो सिवाय के तारों के जो कि आकाश में आपके ऊपर चमक रहे हैं, और आपकी हिम्मत नहीं है कि आप और लंबे समय तक कहीं पर टिक पाएँ, द ओनली थिंग टू डू दैन इज़ टू गिव मास्टर कॉल। तब एकमात्र चीज़ आपके पास है करने के लिए, वो है कि आप मास्टर कॉल दें। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज टंग। और जैसे ही आप मास्टर कॉल देंगे, हाथी खींच लेता है, उखाड़ देता है उस पेड़ को जो कि उसके सामने होता है अपनी सूंड से। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे। और ये उसका अपनी सूंड से पेड़ को उखाड़ना डरा देता है उन सारे एनिमल्स को और आपसे दूर रखता है जो कि आपके आसपास होते हैं। As the tree comes crashing down, monkeys wake up from their sleep and run from branch to branch. जैसे ही ट्री जो है वो क्रैश होता हुआ नीचे आता है, खींचने के बाद जब नीचे गिरता है उखाड़ने के बाद, मंकी जो होते हैं वो नींद से अपनी जाग जाते हैं और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को दौड़ना शुरू कर देते हैं। यू कैन सी दम इन द मूनलाइट। आप उन मंकीज़ को चांद की रोशनी में देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो। और आप ऑलमोस्ट स्टैग्स यानी कि बारहसिंगे जो हैं उनको हर डायरेक्शन में दौड़ते हुए देख सकते हैं। बिलो यानी कि हाथी की पीठ से बैठकर आप नीचे देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है। यू कैन हियर द ग्रॉल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। आप सुन सकते हैं कि थोड़ी दूर पर टाइगर के गुर्राने की आवाज़ आ रही होती है। इवन ही इज़ फ्राइटेन, हालांकि वो डरा हुआ होता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री। और फिर एलिफेंट क्या करता है, फिर दूसरा पेड़ उखाड़ता है, एंड द नेक्स्ट, और फिर दूसरा, एंड द नेक्स्ट, फिर तीसरा। इस तरीके से एक एक करके वो पेड़ उखाड़ते जाता है। Soon you will find, और जल्दी ही आप पाएंगे, that he has made a road right through the jungle straight to your house, कि उसने एक रोड बना दिया इस तरीके से पेड़ उखाड़ते उखाड़ते जंगल से सीधा आपके घर तक। So this was a beautiful lesson, wonderful lesson. I hope you have learned it, you enjoyed it. If you enjoy, don't forget to hit the like button. Thank you.